वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, आज फिर मैं आपका इरशाद सर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने है। बच्चों, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की इंट्रोडक्शन की थी और बच्चों हमने उसमें सीखा था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कहाँ हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ हम वेरिएबल एडिशन की फॉर्म कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करें, एडिशन का ऑपरेटर यूज़ करें, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवाइड की हमने लास्ट वीडियो में बच्चों पढ़ा था। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो एक दो बार उस वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न सिर्फ 9th के लिए, 8th के लिए, 9th में, 10th में, जो आगे आपकी क्लासेस हैं, अलजेब्रा मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बच्चों आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और मैंने आपको कहा था कि इनको एक्सप्रेशन में लाना है। तो अभी तक मैं वीडियो लोड कर रहा हूं, अभी तक कोई भी मुझे रेस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं मिला। अब बच्चों मैं हाँ, तो बच्चों मैं इंतज़ार करूंगा, आप उन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और वो आंसर मुझे आप ग्रुप में अपलोड करेंगे या कमेंट्स में बताएंगे कि आपने कैसे किया उनका। ठीक है बच्चों, अब आज का टॉपिक हमारे पास बच्चों है टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, टर्म किसको कहते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं और कोफिशिएंट किसको कहते हैं। देखिए बच्चों, आप याद रखेंगे कि जब भी हम अलजेब्रा शुरू करें सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मिलकर बनती हैं टर्म और टर्म मिलकर बनते हैं एक्सप्रेशन। जब बच्चों फैक्टर्स कैसे बनते हैं, देखिए बच्चों, मान लो मेरे पास एक कांस्टेंट है 3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों x से, तो बच्चों एक फैक्टर 3, एक फैक्टर x, जब मैं इनका प्रोडक्ट बनाऊंगा वो बना बच्चों 3x। ये बच्चों 3x एक टर्म बन गई। ठीक है, अब बच्चों मैं और लेता हूं, अब मैं लेता हूं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y। बच्चों कितने फैक्टर्स मैंने मल्टीप्लाई किए, 4 फैक्टर, 4 एक फैक्टर 3x और y। ये 4 फैक्टर मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आया बच्चों, 4 3s आर 12xy। बच्चों ये आ गई पहली, ये एक टर्म, ये आ गई दूसरी टर्म। देखो बच्चों, इस टर्म में 3 फैक्टर भी आप मान सकते हो, 4 फैक्टर भी मान सकते हैं। 12 एक फैक्टर, x दूसरा फैक्टर, y तीसरा फैक्टर, या 12 को आप और फैक्टराइज करके वो भी काउंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां लेता हूं x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई y। अब बच्चों क्या हो गया, कितने फैक्टर्स मैंने लिए, 3 फैक्टर्स मेरे पास। यहां जब भी हम टर्म यहां लिखते सबसे पहले कांस्टेंट लिखते हैं, फिर x स्क्वायर, फिर ये बच्चों एक और टर्म मेरे पास। अब बच्चों आइडिया आया आपको, 3x में 2 फैक्टर्स हैं, 12xy में x और y 2 फैक्टर, 12 तीसरा फैक्टर। आप 12 को फर्दर फैक्टराइज करके फैक्टर्स बढ़ा सकते हो। 7x स्क्वायर y, बच्चों 3 फैक्टर, एक फैक्टर 7, एक फैक्टर x स्क्वायर, एक फैक्टर y। ये भी एक ही टर्म बच्चों, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म। टर्म में कितने फैक्टर्स हैं, टर्म में 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, टर्म में एक फैक्टर भी हो सकता है। जैसे मैं यहां लिखता हूं p मल्टीप्लाई बाई 1। बच्चों कितने फैक्टर्स मैंने मल्टीप्लाई किए, 2, तो p 1 p। लेकिन जब हम 1 लेते हैं, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, इसलिए हम इसको एज फैक्टर काउंट करते ही नहीं है। हम कहते हैं कि p अकेला नंबर है, या हम p को कहेंगे इसमें 2 फैक्टर है, एक p और दूसरा 1, यानी 1p भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1p आप एक फैक्टर मानो या 2 फैक्टर मानो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 को छोड़कर अगर कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आप, उससे आपने उस फैक्टर को अलहदा करना ही करना है। 1 के लिए आपको ऑप्शन है, आप चाहे 1 अलहदा फैक्टर लिखो या आप नहीं लिखो, ये अंडरस्टूड है। तो बच्चों आपने देख लिया कि फैक्टर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं और टर्म कैसे बनते हैं। अब बच्चों ये हमारे पास टर्म्स आ गई, एक टर्म में 3 फैक्टर भी हो सकते हैं,
एक फैक्टर भी हो सकता है, 2 फैक्टर हो सकते हैं, 10 फैक्टर हो सकते हैं। बच्चों फैक्टर्स के बीच में कहीं आपको मल्टीप्लाई के बगैर कोई प्लस का साइन माइनस का साइन नहीं है। हाँ ये भी बच्चों है कि 7 डिवाइड बाई, या हम ऐसे लिखेंगे x डिवाइड बाई 7, ठीक है। अभी तक मल्टीप्लाई, अब डिवाइड है, ये भी बच्चों एक ही फैक्टर माना जाएगा, x अपॉन 7, ठीक है। बच्चों मैंने क्या किया, x को 7 से डिवाइड किया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r x मल्टीप्लाई बाय 1/7, या लेफ्ट साइड लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई बाय x। तो बच्चों न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, x को 1 के साथ x अपॉन, तो ऐसे लिखें हम या ऐसे लिखें हम। तो डिवाइड करने से भी बच्चों एक ही टर्म बनती है, और डिवाइड भी बेसिकली मल्टीप्लाई की एक फॉर्म होती है, 1/7 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय x। तो आपके पास है x अपॉन 7, ये भी बच्चों क्या है, एक ही टर्म मानी जाएगी। तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ, डिवाइड के साइन के साथ एक ही टर्म मानी जाएगी। 2 टर्म्स, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि x एक टर्म है 7 दूसरी टर्म, बिल्कुल गलत। हम यहां कहेंगे 7 एक टर्म है, x स्क्वायर दूसरी टर्म है, y तीसरी टर्म, बिल्कुल गलत। 7x स्क्वायर y पूरी एक टर्म है, 7x स्क्वायर और y उसके फैक्टर्स। अब बच्चों आ जाता है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या, मैं यहां लिखता हूं 3x, मैंने पहली टर्म लिखी। अब दूसरी टर्म यह है, तो इसके बीच में मुझे या तो प्लस का साइन डालना है या माइनस का साइन डालना है। 12xy, ये बच्चों आ गई दूसरी टर्म। उसके बाद अगर मैंने ये 7x स्क्वायर भी इसके साथ, तो मैं ऐसे लिखूं 7x स्क्वायर y, तो ये बच्चों बीच में कोई साइन ही नहीं है। टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको या तो माइनस का साइन लिखना पड़ेगा या प्लस का साइन। अब बच्चों मैंने तीसरी टर्म भी इसके साथ जोड़ दी, मैं चाहूं तो इसके साथ प्लस करके या माइनस करके p भी जोड़ सकूं, बन गई चौथी टर्म। मैं चाहूं तो इसके साथ मल्टीप्लाई x अपॉन 7 करूं तो एक टर्म और जुड़ गई। नहीं बच्चों, मल्टीप्लाई से टर्म नहीं जुड़ती है, टर्म हमेशा प्लस के साइन से या माइनस के साइन से जुड़ती। ये बच्चों 1 2 3 4 5 ये सेम है, 1 2 3 4 5 टर्म्स को मैंने जोड़ा। आपने देखा बच्चों कि हर टर्म के बीच में मैंने या तो प्लस का साइन डाल दिया या माइनस का साइन डाल दिया। बच्चों आइडिया हो गया आपको कि टर्म किसको कहते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन। अब बच्चों एक वर्ड मैंने यहां लिखा कोफिशिएंट। देखिए बच्चों, फिर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। बच्चों मैं पहले एग्जांपल को लेता हूं। मैंने पहले एग्जांपल में क्या किया कि 3 और x को मल्टीप्लाई किया, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया और एक वेरिएबल को, और मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है मेरे पास 3x। अब बच्चों इसमें कोफिशिएंट जो होगा, दिस गिव्स अस कोफिशिएंट इज इक्वल टू 3। बच्चों 3 इसका कोफिशिएंट, यानी जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा, जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी कहेंगे या सिंपली कोफिशिएंट भी। अब आप 12xy में मुझे बता सकते हो, 12xy बच्चों बताओ किस किस को मल्टीप्लाई किया है हमने। 12 को, x और y को। बच्चों यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, x और y, इनको नहीं लिखना है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें बच्चों कौन सा न्यूमेरिकल पार्ट है, 12, तो इसका कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ 12xy इज 12। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 7x स्क्वायर y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 7। अब हम यहां आ जाते हैं, हम खाली p लिखें। p मीन्स, p का मतलब क्या हो बच्चों, 1 मल्टीप्लाई बाय p। इसका मतलब खाली p अगर हो जिसके साथ कोई नंबर नहीं दिया हो, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1। कोफिशिएंट ऑफ p इज 1। बच्चों यहां आ जाते हम x अपॉन 7। तो बच्चों बताओ x को किसके साथ मल्टीप्लाई, देखो बच्चों x अपॉन 7 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x अपॉन 7 को हम लिखेंगे ऐसे भी कि 1/7 मल्टीप्लाई बाय x। तो बच्चों बताओ वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई है,
1/7 से हम यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 1/7। बच्चों जहां डिनोमिनेटर में होगा हम यहां कोफिशिएंट 7 नहीं लिखेंगे, यहां इसका x/7 का कोफिशिएंट जो है 1/7 होगा। अगर हम इसको कहेंगे कि इसका 7 कोफिशिएंट है, 7 कोफिशिएंट किसका है बच्चों? 7x का कोफिशिएंट है 7, और x/7 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 1/7। x/2 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 1/2। यानी इस वेरिएबल को छोड़कर इसका जो इसके साथ नंबर जो हम नहीं लिखते, मतलब इसका नंबर कितना है? ये 1 है ना, तो 1x/2 है। तो x को छुपाकर बाकी जो नंबर बचता है आपके पास वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट माना जाए। तो बच्चों आपको कोफिशिएंट क्लियर हुआ कि किसी भी टर्म के साथ जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, वही नंबर उसका कोफिशिएंट। हाँ बच्चों, इसको आप कोफिशिएंट नहीं मानेंगे। जैसे मैं यहां लिखता हूं x², तो बच्चों इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। बिल्कुल गलत, ये पावर है, ये कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट मतलब बच्चों कि इस x² को किससे मल्टीप्लाई है? कोई नंबर नहीं दिया, मींस इसको किससे मल्टीप्लाई है? 1 से, तो इसका कोफिशिएंट 1। और -y का कोफिशिएंट बच्चों कितना होगा? y को छोड़कर y को किससे मल्टीप्लाई होता है? 1। 1 के पीछे कौन सा साइन है? माइनस, इसका मतलब y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? -1। तो नेगेटिव नंबर हो तो उसका नेगेटिव ही कोफिशिएंट आएगा, पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव ही कोफिशिएंट आएगा। तो बच्चों ये था पहला टॉपिक हमारा, टर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट और ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आपको आइडिया आया होगा कि फैक्टर्स किनको कहते हैं? जो मल्टीप्लाई करके जब हम नंबर लेते हैं तो ये फैक्टर, आगे प्रोडक्ट, ये फैक्टर, ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होता है, इन्हीं प्रोडक्ट के बीच में जब हम प्लस का साइन, माइनस और डिवाइड, प्लस और माइनस का साइन डालें तो हमारे पास टर्म अलग हो जाते हैं और एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो प्लस और माइनस से साइन हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती है। इस एक्सप्रेशन में प्लस से पहले एक टर्म, माइनस से पहले एक टर्म, इस माइनस से पहले एक टर्म, फिर p, फिर इस तरह से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टर्म। फिर बच्चों कोफिशिएंट हमने देखा कि वेरिएबल को जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर उसका कोफिशिएंट माना जाता है। अगर डिवाइड में हमारे पास कोई नंबर है तो हमारे पास क्या होगा? जैसे x/7 तो इसका कोफिशिएंट होगा 1/7, क्योंकि x के पीछे नंबर नहीं है, मींस x, इसका कोफिशिएंट 1। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 3x/5 का कोफिशिएंट कितना है, तो कितना होगा बच्चों कोफिशिएंट इसका? हमें पता है कि x के पीछे कौन है? 3, तो इसका कोफिशिएंट 3/5 होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये होमवर्क लोड करके दे देंगे या आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा है। देखिए बच्चों, आपने क्या करना है, y/3 इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे आप। फिर -8x इसका कोफिशिएंट बच्चों, और फिर आप लिखेंगे बच्चों 1.5z का कोफिशिएंट बच्चों। ये आपका होमवर्क है, इन तीनों नंबर्स के आप कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बच्चों मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। बच्चों इन सब का ये सारे बच्चों जो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनमें दो वर्ड्स हैं, मोनो उसके बाद मियल। बच्चों बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। बच्चों मोनो होता है 1, बाई होता है 2, ट्राई होता है 3, पॉली होता है मैनी। पॉली मीन्स मैनी, मेल मीन्स टर्म, ट्राई मीन्स 3, मेल मीन्स टर्म, बाई मीन्स 2, मेल मीन्स टर्म, मोनो मीन्स 1 एंड मेल मीन्स टर्म। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगी उसको कहेंगे मोनोमियल, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे
उसको कहेंगे हम बाइनोमियल। जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स को कहेंगे हम ट्राइनोमियल। जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी, बहुत सी टर्म्स को कहेंगे पॉलिनोमियल। बच्चों पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन और भी है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। लेकिन इस वक्त टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को हम कहेंगे एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स। लेकिन जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हम एक और वीडियो में करेंगे। बच्चों अब हमने क्या पढ़ा? मोनोमियल। देखो बच्चों, मैंने यहां लिखा z मल्टीप्लाई बाय 5। बच्चों कितनी टर्म्स है ये एक ही टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई से टर्म नहीं बनती है। ये 5z हो गया, इसको हम कहेंगे मोनोमियल। तो बच्चों मोनोमियल ये। अब बच्चों मैं एक और टर्म लेता हूं, मैं लिखता हूं यहां 1/4/3 मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर। बच्चों क्या ये 2 टर्म्स हैं? नहीं, ये 2 फैक्टर हैं। इनको मल्टीप्लाई करके बना बच्चों 4/3 z स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसी को ऐसे लिख सकते हैं 4z स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है बच्चों, ये आ गई फिर से मोनोमियल। अब मैं इन दोनों को लिखता हूं, यहां लिखता हूं मैं 4z स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 5z। अब बच्चों कितनी टर्म्स हो गई? 2। ये अब हमारे पास बन गई बच्चों बाइनोमियल। ठीक है बच्चों, अब मैं एक और टर्म इसमें ऐड कर रहा हूं, मैं लिखता हूं यहां 4z स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 5z माइनस 7। अब बच्चों कितनी टर्म्स आ गई इसमें? 3। तो हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, और इनको बच्चों कलेक्टिवली, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो, इन सबको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। या अगर हमारे पास ऐसा हो कि 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 8। बच्चों कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो, 4 से ज्यादा टर्म्स हो, इसको बच्चों हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स माई मैनी, नॉमियल्स। ये बच्चों चाहे मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, इन सबको हम कलेक्टिवली पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इनको हम पॉलिनोमियल, सबको, इसको भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म मोनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स बाइनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, और पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म पॉलिनोमियल, इसको हम कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको आइडिया हुआ होगा कि 5z बाइनोमियल नहीं है, ये 2 फैक्टर हैं, लेकिन इसको मोनोमियल कहेंगे। 4z स्क्वायर अपॉन 3, 4/3 और z स्क्वायर 2 अलग अलग टर्म नहीं है, ये फिर से एक मोनोमियल है। अब इन 2 मोनोमियल के बीच में प्लस का साइन डाला मैं, या माइनस का साइन डालूं, तो अब एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये हुई बाइनोमियल। अब मैंने इनके साथ -7 भी जोड़ दिया, तो 1 2 3, देखो पहले प्लस का साइन फिर माइनस का साइन, ये 3 टर्म्स हो गई, तो ये ट्राइनोमियल। बच्चों यहाँ पॉलिनोमियल। अगर बच्चों आपके पास ऐसी कंडीशन है कि 7z स्क्वायर इंटू 5z इंटू 8, बच्चों क्या ये ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है या मोनोमियल है? बच्चों क्या है ये मोनोमियल है। क्यों बच्चों मोनोमियल है? क्योंकि इसके बीच में कहीं प्लस का साइन है ही नहीं, कहीं माइनस का साइन नहीं। ये एक मोनोमियल है जिसमें बच्चों 3 फैक्टर है। एक फैक्टर 7z स्क्वायर है, एक फैक्टर 5z है, एक फैक्टर 8 है। ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है बच्चों 280z स्क्वायर z। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट, ये फैक्टर्स हैं, ये इनका प्रोडक्ट आया, ये एक ही टर्म मानी जाएगी, ये 3 टर्म्स हैं।
टर्म्स प्लस और माइनस के साइन से। अब बच्चों इसी को अगर मैं यहां लिखता हूं 7, यही टर्म 7z² मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 8। बच्चों बताओ अब कितनी टर्म्स है यहां? अब यहां दो, ये मोनोमियल क्योंकि एक माइनस का साइन, माइनस से पहले बच्चों है 7z² मल्टीप्लाई बाय 5z, ठीक है बच्चों, और उसके बाद है माइनस का साइन, फिर है 8 अलग हो गया, तो ये होगी बच्चों बाइनोमियल। और अगर बच्चों मैं ऐसे लिखूं कि 7z² माइनस 5z माइनस 8, अब क्या हो गया बच्चों? अब ये बन गई ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि अब इसमें 3 टर्म्स हो, तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में हो, या अगर ब्रैकेट, अब बच्चों यहां ऐसे, अगर ये पहली वाली ऐसे अगर आपके पास है 7z² ब्रैकेट में 5z फिर ब्रैकेट में 8, तो क्या बच्चों ये कितनी टर्म्स हैं? ये फिर से एक ही टर्म मानी जाएगी, मोनोमियल। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का साइन बीच में नहीं है, इनको ब्रैकेट है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, तो ये भी बच्चों मोनोमियल मानी जाएगी। हाँ, अगर बीच में कहीं ऐसे माइनस का साइन आया तो अब हम कहेंगे कि ये 5z और 8 एक टर्म है, माइनस से पहले 7z² दूसरी। लेकिन अगर कोई भी साइन बीच में नहीं है, दैट मीन्स कि यहां मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये भी मोनोमियल ही मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, और एक आइडिया मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे बाइनोमियल मैं यहां लिखूंगा x प्लस 2, तो बच्चों ये क्या है? ये बाइनोमियल है क्योंकि एक टर्म x और एक टर्म 2 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x प्लस 3, तो बच्चों बताओ मुझे x प्लस 2, x प्लस 3, ये पूरी तरह से ये दोनों मिलाकर ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है? बच्चों ये पूरी टर्म जो है ये मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है? क्योंकि इन दो ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का, ये ऐसे और ऐसे, जब तो इस करली ब्रैकेट में मोनोमियल है, क्योंकि इन दो ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, इसलिए x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 जो है वो इस वक्त ये मोनोमियल है। ये ऐसी मोनोमियल है जिसमें दो फैक्टर है, एक फैक्टर x प्लस 2 जो बाइनोमियल फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है इसका x प्लस 3। तो बच्चों मोनोमियल बाइनोमियल का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ऐसा नहीं है, आपने देखना है कि बीच में प्लस और माइनस का साइन अगर है तो आप टर्म मानेंगे, अगर बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं है तो आप टर्म उसको नहीं मानेंगे। इस एग्जांपल को मैं आपको थोड़ा सा और इलाबोरेट यहां करूंगा कि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। मैं यहां लिखता हूं x माइनस 3, ये क्या है बच्चों? मोनोमियल है या बाइनोमियल है? ये x माइनस 3 एक बाइनोमियल है, ठीक है, क्योंकि x एक टर्म, माइनस के बाद 3 दूसरी टर्म, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं x प्लस 3 से। ये बच्चों अब मुझे बताओ, ये पूरी इसको ब्रैकेट मैंने डाल दी। अब बच्चों मुझे बताओ इस ब्रैकेट के अंदर ये पूरी मोनोमियल है या बाइनोमियल है? ये बच्चों मोनोमियल है, और ऐसी मोनोमियल है जिसमें दो फैक्टर हैं, वो दोनों के फैक्टर क्या है? दोनों फैक्टर बाइनोमियल फैक्टर। जैसे मैं यहां लिखता हूं बच्चों 3x, बच्चों बताओ ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है? ये बच्चों मोनोमियल है, लेकिन इस मोनोमियल में भी दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर x है, और ये दोनों कौन से फैक्टर है? मोनोमियल फैक्टर, यानी 3 भी मोनोमियल और x भी मोनोमियल, ये मोनोमियल फैक्टर है। और इसमें भी दो ही फैक्टर हैं, एक फैक्टर है x माइनस 3 मल्टीप्लाई में दूसरा फैक्टर है x प्लस 3। लेकिन इस पूरी टर्म में, एक टर्म में दो फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर बाइनोमियल फैक्टर हैं। ये भी बच्चों मोनोमियल है, लेकिन इसमें भी दो फैक्टर हैं, कौन कौन है? 3 एंड x। लेकिन ये जो फैक्टर है ये मोनोमियल फैक्टर, यहाँ बाइनोमियल फैक्टर है, यहाँ मोनोमियल फैक्टर है। लेकिन इन दो फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस या माइनस का साइन नहीं है यहाँ, इसलिए हम इस पूरी टर्म को मोनोमियल मानेंगे, जिस तरह से हम इसको मोनोमियल मानते हैं। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा टॉपिक,
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मैं एक बार फिर आपको कंक्लूड कर रहा हूं अगले टॉपिक पे जाने से पहले। बच्चों, मोनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें एक ही टर्म है। फैक्टर्स उसमें एक हो सकते हैं, फैक्टर 2 हो सकते हैं, फैक्टर 3 हो सकते हैं, फैक्टर 10 हो सकते हैं। फैक्टर से टर्म अलग नहीं होती है। जितने भी फैक्टर हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, जैसे यहाँ 1 2 3 3 फैक्टर हैं, लेकिन मोनोमियल मान जाए। उसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल बच्चों 2 टर्म्स होती हैं जिनके बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन हो। मल्टीप्लाई से टर्म नहीं बनती है। जैसे यहां हमने लिखा x - 3 x + 3, ये 2 फैक्टर थे, बीच में प्लस का साइन, इसलिए हमने इसको क्या कहा? ये मोनोमियल। अगर हम बीच में इसको प्लस या माइनस का साइन डाल दें तब ये जाकर 2 टर्म बनेंगे। तो बच्चों जहां 2 टर्म्स हो, बाइनोमियल। बच्चों ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स या 5 टर्म या 10 टर्म, और इन सबको कलेक्टिवली पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, चाहे वो 1 टर्म वाली हो, 2 हो, 3 हो, 3 10 हो, 12 हो, सबको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का दूसरा नाम पॉलिनोमियल भी आप फिलहाल कह सकते हैं, जब तक मैं आपको पॉलिनोमियल क्लियर करूंगा। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि मोनोमियल में 1 फैक्टर भी हो सकता है, 2 फैक्टर भी हो, 10 फैक्टर भी हो सकते हैं, और वो फैक्टर बाइनोमियल भी हो सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। चलिए, तो बच्चों हमारा आज का लास्ट टॉपिक है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। बच्चों, लाइक का मतलब होता है सेम या एक जैसे, अनलाइक मीन्स डिफरेंट। अब सेम टर्म्स आप किन को मानेंगे? यहां मैं लिख रहा हूं टर्म्स विद सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। आर लाइक टर्म्स। बच्चों, लाइक टर्म ढूंढने के लिए 2 कंडीशन है। वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूं बच्चों, यहां x, इस वक्त बच्चों x की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है। जहां पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। ठीक है। एंड 7x, इस x की पावर नहीं है 1। क्या बच्चों ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स? बच्चों ये लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि यहां भी x की पावर 1, यहां भी x की पावर 1, वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम। बच्चों कोफिशिएंट डिफरेंट है, यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां 7 है कोफिशिएंट, लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन में कोफिशिएंट की बात ही नहीं की। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं बच्चों x y एंड y x। क्या बच्चों ये लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल है, क्योंकि यहां भी x, यहां भी x, यहां भी y। यहां फर्क क्या है बच्चों? यहां ऑर्डर चेंज है। मैंने पहले x लिखा, बाद में y लिखा, यहां पहले y बाद में x लिखा, तो ऑर्डर चेंज करने से टर्म्स फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों क्या हुआ कि ये भी क्या है? लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों जगह सेम वेरिएबल, x वेरिएबल, x वेरिएबल, y वेरिएबल, y वेरिएबल, पावर दोनों की सेम, इसलिए ये क्या है बच्चों? लाइक टर्म्स। अगर बच्चों ऐसा है -3y² एंड 1/7y², क्या बच्चों ये लाइक टर्म्स हैं? यस। क्यों लाइक टर्म्स है? क्योंकि यहां भी y², यहां भी y², कोफिशिएंट कुछ भी हो, हम कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं करेंगे लाइक टर्म्स के। अब बच्चों यहां देखते हैं हम 7abc एंड 7abc²। क्या बच्चों ये लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 7 सेम है, कोफिशिएंट को हम नहीं देख। यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी b, लेकिन यहाँ c
और यहाँ c की पावर 2 है, इसलिए ये क्या है बच्चों, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, ठीक है बच्चों। मैं अगली एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताएंगे आप। ये बच्चों है मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर yz एंड 3x y स्क्वायर z। क्या बच्चों ये लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है? गौर से देखो, ये बच्चों अनलाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 2 सेम नहीं है, इसलिए क्या है बच्चों, अनलाइक टर्म्स। जो मुझे उम्मीद है कि आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का आइडिया आया होगा। तो हम अगली वीडियो में करेंगे एडिशन ऑफ टर्म्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स। तो आपका होमवर्क है बच्चों, मुझे बताएंगे आप कि यहां लिख रहा हूं मैं 3x स्क्वायर y स्क्वायर z, इसकी लाइक टर्म्स आपने यहां से ढूंढनी है। a 3x स्क्वायर y z स्क्वायर, b 3z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, ऑप्शन c 9y स्क्वायर x स्क्वायर z, और d none of these। बच्चों इसमें से मुझे आप बताएंगे कि कौन सी ऑप्शन सही है, कि इसकी लाइक टर्म इन तीन में से A, B, C और D में से कौन सी ऑप्शन, कौन सी इसकी लाइक टर्म। चलिए मैं यहां लिख ही लेता हूं, मैं यहां लिखता हूं -5z स्क्वायर x स्क्वायर y। तो बच्चों इसमें से आप बताएंगे मुझे कि इसमें से इसकी लाइक टर्म कौन सी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।